देखिए, भारतीय साहित्य का इतिहास। ठीक, इसमें प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन भारतीय साहित्य, आधुनिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इसमें वेद, उपनिषद, स्मृतियां, महाकाव्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य, मौर्य युग की साहित्य, गुप्त काल की साहित्य, वर्धन कालीन साहित्य और राजपूत काल की साहित्य। ठीक, और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अधीन साहित्यिक रचना और मुगलों के अधीन साहित्यिक रचना और भक्ति आंदोलन की साहित्यिक रचना। आधुनिक में विदेशी यात्रियों का विवरण जो भारत के प्रति देखा गया, जो लिखा गया भारतीय, उसमें जो है लोगों ने एक लेख लिखा, एक पत्र पत्रिकाएं लिखी, भारतीयों के प्रति या भारतीयों के दृष्टिकोण को दिखाया गया। और इसी बीच यहाँ एक वो हुआ था, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की रचना। इसमें एक दो नाम बहुत ऐतिहासिक हैं। अब वो नाम है राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद, अब इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत ढेर सारे जितने भी लोग थे, सब लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी, पत्र पत्रिकाएं लिखा, पुस्तकें लिखा। उसके बाद अंतिम स्टेज में आता है जब 1947 के बाद आजादी मिलती है आपको, तो आप यूं कह लीजिए 1947 के बाद 2024 के बीच में कुछ रचनाएं हुई थी जो ऐतिहासिक थी, उसकी चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, पुनः फिर लौट के वापस यहां से समझते हैं। देखिए, वैदिक काल या वैदिक साहित्य को सबसे पहले अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए, तो इसमें जो है वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना ना। और वेदों में आपको यह भी जानकारी है कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद लिखे गए। और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता कब लिखा गया, एक लंबे टाइम में लिखा गया था। ऐसे कह लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी की रचना थी थे वेद। मतलब मान के लिए जैसे एक पीढ़ी ने लिखा, तो एक पीढ़ी के ऋषि मुनि दिवंगत हो गए, मर गए। अब उसके बाद उन्हीं की पीठ पर, गद्दी पर और ऋषि हुए, उन लोगों ने, मतलब ऐसा कह लीजिए कि वेदों की रचना एक टाइम में एक व्यक्ति ने नहीं की है। ये भी आश्चर्य ही है ना। मतलब जैसे कि एक बहुत बड़े सन्यासी ने 10 श्लोक लिखा, 50 श्लोक लिखा, ईश्वर वो भी मर गया भाई, मृत लोक तो है ही। अब अगर वो मरा तो उसी के आश्रम में रहने वाला अगला सन्यासी जो आएगा, अब उसको 2 लाइन लिखेगा, 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 1 2 अध्याय, 3 अध्याय, अब वो भी मर गया। समझिए, इस तरह से वेद लिखा गया है। इसीलिए आज वेद को जानते हैं, इसीलिए वेद की जो ऋचाएं हैं, जो लाइनें हैं, आज कोई काट नहीं सकता उसको। आज भी इस तरह से, मतलब एक संरचनात्मक तरीके से लिखा गया। और उसके बाद वेदों के बाद वेदों से लगे हुए साहित्यों की रचना हुई, और उसको जो है ब्राह्मण साहित्य कहा गया। अब उसी के बाद जो है उपनिषद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। अच्छा, अभी आपको हम चर्चा करेंगे, अभी आपको बताएंगे, दिखाएंगे जब, कि उपनिषदों की संख्या 108 मिलती है ना। अब वेदों की संख्या कितनी दिखाई गई, 4, और उपनिषदों की 108। देखिए, 108 जो वेद हैं, उपनिषद 108 उपनिषद जो हैं, ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मांडुक्य सबसे छोटा है। और यहां तक कि इनमें जो है जैसे तमाम तरह की जो ऐतिहासिक बातें हैं, जैसे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ना, और इस तरह से तमाम तरह की यम नचिकेता का जो अध्याय है, और या यूं कह लीजिए कि छोटी छोटी कहानियां। उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, देखा, उप धन नी धन शद,
गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करना। अब ये कहीं ना कहीं से उपनिषद एक वेदों के बाद बहुत बड़ी रचना थी, बहुत बड़ी रचना थी। बाद में देखिए उपनिषदों के बाद जो है स्मृतियां आई। स्मृतियों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय अगर स्मृतियां हैं, लिखिएगा नहीं भी बाद में लिख लीजिएगा। स्मृतियों की जो सबसे स्टैंडर्ड क्लास की रचना है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई, शुंग काल की मानी जाती है कि शुंग काल में जो है मनुस्मृति लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में दो रचनाएं आपको जो है आप खुद जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि दो रचनाएं हैं। एक का नाम है महाभारत और दूसरे का नाम है रामायण। रामचरितमानस नहीं, महाभारत और रामायण। और महाभारत की जो रचना थी वह वेद व्यास ने की और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, इतना आप जानते हैं। उसके बाद देखिए अभी किसी क्लास में चर्चा हो जाएगी, हम आपको बताएंगे क्या कि महात्मा बुद्ध क्यों। देखिए ब्राह्मण साहित्य के बाद, ब्राह्मण साहित्य के जस्ट बाद कौन आते हैं? बौद्ध एवं जैन आते हैं। अब यूं कह लीजिए कि ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणों की जो पॉलिसी थी, या जो यूं कह लीजिए कि उनकी एक धार्मिक व्यवस्था थी, इन्हीं की नींव पर खड़ी हुई कौन? बौद्ध एवं जैन की व्यवस्था। बौद्ध एवं जैन इन्हीं की नींव पर उत्पन्न हुए। इनकी आपको रचना जैसे त्रिपिटक जानकारी है, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटारियां या तीन पिटक लिखे गए किसमें? बौद्ध साहित्य में। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य का क्या कहा जाता था? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। तो ये बौद्ध और जैन रचनाएं हुई, ठीक। उसके बाद मौर्य में देखिए, अब जब आप यहां से आपका, अब ये देखिए कहीं ना कहीं से वैदिक ये धार्मिक व्यवस्था हो गई, ये भी धार्मिक व्यवस्था होगी, भाई ये ब्राह्मण धर्म से है और ये आपका जो है बौद्ध और जैन धर्म से है। लेकिन अब देखिए ऐतिहासिक रचना यहां से शुरू होती है, मौर्य काल से। मौर्य काल से ऐतिहासिक रचना शुरू होती है। इसमें जो है मौर्य काल में सबसे पहले अगर कोई साहित्य का नाम लिया जाता है तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सबसे ऐतिहासिक पुस्तक, यूं कह लीजिए राजनीतिक पुस्तक, मतलब पूरा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का टॉप क्लास का उल्लेख, मंत्रियों का उल्लेख, यहां तक विदेशी राजदूतों का उल्लेख, मतलब यूं कह लीजिए राजनीति की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौटिल्य जी ने लिखा। उसके बाद एक रचना और आती है मौर्य काल में, भैया एक रचना और आती है, बता दें कौन सी? जानते हैं कौन सी रचना आती है? मेगनथनीज की इंडिका। मेगनथनीज की इंडिका, ये भी आपको मैं बता दूं, मेगनथनीज की इंडिका अगर आप देखेंगे तो वह भी भारत के इतिहास पर ही पूरी कर, चूंकि मेगनथनीज एक यात्री थे, यहाँ आए थे घूमने के लिए और ऐतिहासिक रचना उन्होंने लिख दिया। उसके बाद आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में तो यूं कह लीजिए कि भारतीय साहित्य का इतिहास स्वर्ण युग कह लीजिए, स्वर्ण युग। क्यों? क्योंकि महाकवि कालिदास, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम और ढेर सारी रचनाएं किया। इसमें गुप्त काल में, गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे कौन? नवरत्न, नौ विद्वानों का रत्न। और ये नौ विद्वान थे, इसमें जो है नौ विद्वानों के रत्न थे। इस महाकवि कालिदास सिरमौर थे इसमें। और ये भी मैं बता दूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उज्जैन स्थित राजधानी में या वहां कार्यालय बनाए थे, वहां पे लोग इन नौ विद्वानों का गढ़ रहा करता था। तो उसके बाद आते हैं वर्धन काल। वर्धन काल में एक बाणभट्ट का नाम सुने होंगे। बाणभट्ट ने कादम्बरी रचना लिखी थी। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? कादम्बरी। किस काल में? वर्धन काल में। हर्षचरित लिखा था वर्धन काल में। किसने? बाणभट्ट ने। लिखवाएंगे भी। हर्षचरित और कादम्बरी दो रचनाएं लिखी गई थी बाणभट्ट के समय में। एक और बता दें, हर्षवर्धन खुद विद्वान था। आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पता है क्या पूछा जाता है? वर्धन काल में रचना या नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीन रचनाएं किसकी थी? खुद हर्षवर्धन की थी। मतलब वो राजा तो थे ही लेकिन विद्वान भी थे, भी आपको हम राजपूतों में बताएंगे। और उसके बाद ये वर्धन कालीन साहित्य हो गया ना। पॉइंटेड बात यह है कि वर्धन काल में एक बाणभट्ट महोदय हुए। बाणभट्ट ने कादम्बरी हर्षचरित लिखा,
ना, इनके दरबारी कवि थे। और उसके बाद हर्षवर्धन खुद विद्वान थे, उन्होंने क्या रचना लिखा, नागानंद रत्नावली त्रिदर्शिका। चलो, राजपूत काल में देखिए साहित्य का विशेष बहुत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये युद्ध के पुजारी थे। इस काल में भैया एक नया काम शुरू हुआ था, हम आपको बता दें, राजपूतों के टाइम में चरण साहित्य की वो मिलने लगा था। चरण साहित्य क्या है, जैसे राजा के दरबार में एक कवि आए, उनका काम था केवल राजा का, जानते हैं क्या करना, गुणगान करना, राजा की बड़ाई करना। में सबसे पहला अगर बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है तो चरण साहित्य में मिलता है, किसका नाम जानते हैं ना, बता सकते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। ये दरबार में थे ना, कि मतलब इन्होंने ही लिखा कि राजपूतों को, राजपूत अग्निकुंड से पैदा हुए। तो मतलब कुल मिलाई के राजपूत काल में साहित्य की रचना जो थी निष्पक्ष नहीं थी। राजा दर कुमारा, राजा के कुर्सी के बगल विद्वान बैठते थे, राजा की ही बड़ाई। बताइए, सोचने के बाद लिख दिए हैं, शब्द वेदी बाण मारते हैं, मतलब शब्द आप दूसरे कमरे में है, दूसरी जगह है, वो आपको जो है तीर ढूंढ कर जाएगा, लग जाएगा। यार हद होती है, झूठ उसको मानने की भी हद होती है ना। मतलब जैसे कोनो चीज आपसे कहा था कि आप मानव तो कुछ समझ में आओ चाहिए, यार क्या कह रहे हैं सर। तो शब्द वेदी बाण मारते थे। अभी हमके जहां तक लगत है ये चरण साहित्य का चरम वो था। उसके बाद देखिए और सुन लो, एक चीज और बताई दी, राजपूतन में कुछ राजपूत जैसे राजा भोज, ये ऐसे थे ना, पता है युद्ध तो करते ही थे, लेकिन ये विद्या साहित्य और इसमें भी बहुत आगे थे। अरे राजा भोज का नाम कई, भोज सागर, मतलब कई रचनाएं आपको मिल जाएंगी इसमें राजपूत काल में साहित्य में। उसके बाद आप आइए देखिए, इसी के बाद से राजपूतों के बाद से यहाँ पे तुर्कों का जो है आक्रमण हो जाता है। और तुर्कों के आक्रमण देखिए, हमने आपसे पहले